फ्रांस और भारत यूक्रेन जंग की जांच क्यों करेंगे? क्या है मामला? आखिर रूस और यूक्रेन की लड़ाई फ्रांस और भारत के लिए महत्वपूर्ण क्यों बन गया है? जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ एक रिपोर्ट ने क्यों तहलका मचा दिया है तुर्की के अंदर। वो तुर्की जो पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के पीओके में सेना भेजने की तैयारी कर रहा था, उस तुर्की के लिए सबसे बड़ा संकट खड़ा कर दिया है भारत ने। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कहते हैं ना, अपना घर तो संभलता नहीं है और दूसरे की फटी में टांग अड़ाया जा रहा है। तुर्की कुछ ऐसा ही कर रहा है। तुर्की और पाकिस्तान के बीच साझेदारी बड़ी लंबी चौड़ी होती जा रही है। इसका ताजा प्रमाण हमने देखा कि किस तरीके से पाक पीएम शरीफ और तुर्की का प्रेसिडेंट अर्दोगन एक साथ मिलकर पाकिस्तान के नए वॉरशिप का उद्घाटन करता है। ये तस्वीरों में देख सकते हैं आप। खास तौर पर शहबाज शरीफ 2 दिन की यात्रा के लिए तुर्की जाता है और वहां बात करता है कि आप हमारी मदद करिए। तुर्की भी शहबाज शरीफ की ठीक ठाक आवभगत करता है, जिसे देखकर लगता है कि हाँ, दोनों दोस्त और भाई बन चुके हैं। लेकिन ये भारत के लिए कुछ ठीक नहीं है। इसलिए ठीक नहीं है कि पाकिस्तानी नेवी के साथ साथ ये भी खबर निकल कर आ रही है कि पीओके के मुद्दा पर भी तुर्की आएगा और यहाँ तक कि तुर्की यहाँ पर अपनी सेना को भेजेगा। सीपेक के लिए पाकिस्तान तुर्की को न्योता दे रहा है, ये चीजें तो पता थी ही, पर अब ये खबरें भी आ रही है कि पीओके में सेना भेज सकता है तुर्की। अब अगर ऐसी बात है तो भारत को इसका इंतजाम तो करना चाहिए और भारत ने उसका इंतजाम करना शुरू कर दिया है। बहुत अच्छी रणनीति होती है जब आपको युद्ध जीतना हो, दुश्मन को पहले उसके घर में उलझाओ, और यही चीज तुर्की के ऊपर भारत कर रहा है। और अभी जो रिपोर्ट आई है ना, ये रिपोर्ट तुर्की के लिए सबसे बड़ी टेंशन का कारण बन गया है। पहले तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत भारत ने हथियारों की बिक्री शुरू की। भारत ने कहा था कि हम 2025 तक एक बहुत अच्छी पोजीशन पर पहुंच जाएंगे। तब ऐसा था कि लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि भारत इस तरह का कुछ कर भी सकता है। हथियार एक्सपोर्ट करने के मामले में भारत इस पोजीशन पर पहुंच जाएगा, ये जल्दी किसी को यकीन नहीं हो रहा था। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं 2014-2015 जब भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट था मात्र 1941 करोड़ रुपए का। अब इस जगह पे खड़ा होकर कोई शख्स ये कहे कि हम इसे बढ़ाकर इतना कर देंगे जितना आपने सोचा भी नहीं होगा, तो एक बार को यकीन नहीं होगा। भारत में भी विपक्षी दलों ने इस चीज का मजाक उड़ाया, लेकिन 2015 से 16 में दिखने लगा थोड़ा बढ़ा, 2016-17 में उल्टा घट गया, 2017-18 में थोड़ा और बढ़ा, 18-19 में कुछ ज्यादा ही बढ़ गया, एकदम से डबल हो गया, फिर 19-20 में डबल तो नहीं, थोड़ा घट गया पिछले साल के मुकाबले, पर 2022 और 2023 के 6 महीने का आंकड़ा है, भारत का 8,000 करोड़ रुपए का डिफेंस एक्सपोर्ट हो गया है। अब इस एक्सपोर्ट से 2 देशों के लिए मुश्किल खड़ी हुई है। सबसे पहली तो हमारी जो डील फिलीपींस के साथ हुई, $375 मिलियन का जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल का डील हुआ, ये चाइना के लिए टेंशन की बात थी। और दूसरी बात ये हो रही है, कहा जा रहा है कि भारत बहुत ज्यादा सप्लाई अभी और ज्यादा करने वाला है, और वो देश कोई और नहीं है बल्कि वो देश है आर्मेनिया। अब आर्मेनिया के पास ज्यादातर हथियार आने का क्या मतलब है? आर्मेनिया के पास भारतीय हथियार आने का मतलब है कि आर्मेनिया अजरबैजान से लड़ पाएगा, और अजरबैजान के सपोर्ट में कौन है? तो तुर्की है। यानी अब यहाँ तुर्की घरेलू मुद्दे में फंसेगा। अब आर्मेनिया पहले की तरह कमजोर नहीं रह जाएगा जहाँ तुर्की के हथियार चल जाएं। इस तरह से तुर्की पाकिस्तान की मदद कर रहा है, कहीं न कहीं उसी तरीके से भारत आर्मेनिया की अब मदद करने लगा है, और वो भी खुले तौर पर। ये तुर्की के लिए बड़े टेंशन की बात जरूर होगी। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक खबर आती है जो बहुत चौंकाने वाली है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि भारत और फ्रांस, जिसमें ये दोनों देश इन्वेस्टिगेट करेंगे रूस यूक्रेन की इस लड़ाई को। वैसे तो भारत और फ्रांस के बीच हर क्षेत्र में साझेदारी चल रही है, चाहे डिफेंस का मामला हो
या इकोनॉमी का मामला हो, हर जगह ये दोनों एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। फ्रांस की जो रणनीतिक डॉक्यूमेंट बना है, रणनीतिक पॉलिसी बनी है, उस पॉलिसी में भी भारत को एक महत्वपूर्ण जगह दिया गया है, क्योंकि इंडो पैसिफिक में बहुत सारे ऐसे इलाके भी हैं जो फ्रांस के अपने कहे जाते हैं। हाल ही में हमने देखा कि फ्रांस के विमान भारत में उतरे और भारत में इन्होंने रिफ्यूलिंग की और उसके बाद ये न्यू कैलेडोनिया की तरफ आगे बढ़े। ये भारत और फ्रांस के बीच बढ़ती हुई साझेदारी का ही नतीजा है। भारत और फ्रांस के बीच राफेल की डील ये भी एक महत्वपूर्ण कारण बना भारत और फ्रांस की दोस्ती को और आगे बढ़ने में। हाल में देखा गया कि फ्रांस के नेवी चीफ भी आए भारतीय नौसेना से मिले। कहा जाता है कि इन्होंने विक्रांत की यात्रा भी की, उसे भी देखा और इसे इस चीज से जोड़ा जाता है कि फ्रांस अपना राफेल का एम वर्जन भारत को बेचना चाहता है और इसके लिए फ्रांस के नेवी चीफ आगे बढ़े हैं। पर आखिरकार क्या जरूरत आन पड़ी कि भारत और फ्रांस रूस यूक्रेन की लड़ाई को बैठकर इन्वेस्टिगेट करेंगे? तो इसके पीछे एक बड़ा कारण निकल कर आ रहा है। रूस यूक्रेन की लड़ाई आधुनिक काल की वैसी लड़ाई है जहां पर कई तरह के नए हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पर यह देखने को मिला, शुरुआती दौर में रूस ने अपने बड़े बड़े टैंकों को उतार दिया, लेकिन टैंक की पूरी सेना बर्बाद हो गई। टैंक पर छोटे छोटे ड्रोनों ने हमला किया और ये टैंक जहां पर खड़े थे वहीं खड़े रह गए। मतलब युद्ध की पहली सीख ये मिली कि इस युद्ध में टैंक काम नहीं आए। जो इतने बड़े हथियार थे, काफी खर्च करके बनाए गए थे, वो काम ना आकर उनकी जगह ड्रोन काम आए। मतलब साफ दिखा कि युद्ध में कई चीजें बदल रही हैं। अब देखने को ये मिला कि यूक्रेन ने जब ड्रोन का इस्तेमाल करना शुरू किया, यानी चींटियों का इस्तेमाल करना शुरू किया हाथी के नाक में दम करने के लिए, और ये बात जब रूस को समझ में आ गई तो रूस ने ईरान के ड्रोन का इस्तेमाल करना शुरू किया। ईरान ने भी बड़ी संख्या में ड्रोन बेचे रूस को, और तब जाके रूस को भी कई जगह सफलताएं मिलने लगी। और अब ऐसा देखा जा रहा है कि खास तौर पर एनर्जी सेक्टर को रूस टारगेट कर रहा है। अब इस युद्ध में रूस के हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं, सोवियत संघ के इस्तेमाल हो रहे हैं, अमेरिका के इस्तेमाल हो रहे हैं, और आपको बता दें चाइना के ज्यादातर हथियार रूस की कॉपी माने जाते हैं, और भारत के पास भी 70% रूस के हथियार हैं। ऐसे में इस लड़ाई का इन्वेस्टिगेशन करना अपने लिए बेहद जरूरी है कि ये लड़ाई में कौन कौन से पॉजिटिव पार्ट्स हैं और कौन कौन से निगेटिव। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं।